पहला सब हेडिंग लगाओ प्रोजेक्टाइल और उसमें लिखते जाओ। लिखो अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन में लिखना है अ प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट A projectile is any object thrown with some velocity. A projectile is any object thrown with some velocity with respect to the horizontal. A projectile is any object thrown with some velocity with respect to the horizontal. इसी में 1 और 2 करके लिखना। दो टाइप का प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। ग्राउंड से फेंका है, ग्राउंड पे ही जाके गिर रहा है, उसको ग्राउंड टू ग्राउंड बोलेंगे। और टावर पे से फेंक रहे, नीचे जाके गिरेगा तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ टावर। अगला है एजम्पशंस। एजम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग लगाओ। फर्स्ट एजम्पशन लिखना, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट एजम्पशन है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में छोटा वाला जी, इज टेकन एज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट में छोटा वाला जी, इज टेकन एज अ कांस्टेंट। जी का वैल्यू लेते कितना है? ये लिख लो, g is equal to 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10। कुछ नहीं बोला है तो 10 ही लेके चलोगे। एक्चुअली डेटा बताएगा आपको क्या लेना है। सेकेंड एजम्पशन लिखो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सेकेंड एजम्पशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, the distance covered by the projectile, ऐसे लिखना। उसके बाद सिंबॉलिकली, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज मच लेस देन आर ई, और आर ई है अर्थ का रेडियस। कितना लेते हैं इसका वैल्यू? 6400 किलोमीटर। Definitions in projectile motion.
फर्स्ट डेफिनेशन है टाइम ऑफ एसेंट, टी अप से डिनोट करेंगे। टी अप, ऊपर जाने का टाइम। यू स्पीड से फेंकते थे तो कितनी देर में ऊपर जाता था, क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? यू बाई जी। वही ऊपर जाने का टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ अच्छा, उसके पहले ये डायग्राम आप बाद में बनाओगे, जरा सा ये डायग्राम सुन लो ताकि टर्म्स जो मैं बोलूं तो वो समझ पाओ। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है। इधर सुनो, ये डायग्राम आपको बाद में बनाना है, पहले डायग्राम समझो। एक पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को, ये ग्राउंड पे ही है, हमने जिस लेवल से फेंका है वो आके भी वापस उसी लेवल पे गिर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट को फेंका है। अब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है, इनिशियल स्पीड कितना दिया है? u। कितने एंगल पे स्पीड दिया है हमने? थीटा एंगल से। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे उसको हम बोलेंगे दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट से फेंकेंगे उसको क्या नाम देंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पर आके वो ग्राउंड पे ही गिरेगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कोलिजन। इतना बात समझ पाए? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में जितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से फेंकोगे वो हॉरिजॉन्टल से उतने ही एंगल पे आएगा नीचे। आ रहा है बात समझ में? ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है, और बीच में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसी को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये टी अप को ही हमने क्या बोला है? टाइम ऑफ एसेंट। ये किन दो पॉइंट्स के बीच में जाने का टाइम है? इट इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू दी हाईएस्ट पॉइंट। आ रहा है बात समझ में? हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ कोलिजन आने में जो टाइम लगेगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट या टी डाउन। जितनी देर हवा में रहेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। आ रहा है बात समझ में? और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ कोलिजन के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, या सिंपली रेंज भी बोलते हैं, आर से डिनोट करेंगे। ड्यूरिंग द मोशन ग्राउंड से जितना मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा उसी को हम किससे डिनोट करेंगे? एच मैक्स से। आ रहा है बात समझ में? तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ कोलिजन के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? रेंज। आ रहा है बात समझ में? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको क्या नाम देते हैं? एच मैक्स। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ एसेंट। और हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ कोलिजन पे आने में जो टाइम लगा उसी को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। और जितनी देर हवा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रहा है समझ में?
अब आप टाइम ऑफ, ये जो आपने लिखा था टाइम ऑफ एसेंट, उसके डेफिनेशन में लिखो, इट इज द टाइम टेकन, it is the time taken by the projectile, it is the time taken by the projectile to go from, it is the time taken by the projectile to go from the point of projection to the highest point. It is the time taken by the particle to go from the point of projection to the highest point. सेकेंड डेफिनेशन लिखो, टाइम ऑफ डिसेंट। सेकेंड डेफिनेशन है टाइम ऑफ डिसेंट। ये किधर से किधर जाने का टाइम है, हाईएस्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ कोलिजन। लिखो, इट इज द टाइम टेकन, it is the time taken by the projectile, it is the time taken by the projectile to go from the highest point, it is the time taken by the projectile to go from the highest point to the point of collision. It is the time taken by the particle to go from the highest point to the point of collision. थर्ड डेफिनेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। कहां से कहां जाने का टाइम है ये, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ कोलिजन। पहला पॉइंट ये लिखो, इट इज द टाइम टेकन, वो आगे लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, it is the time taken by the projectile to go from the point of projection to the point of collision. अगले पॉइंट में लिखना, it can also be defined as, सेकेंड पॉइंट है, it can also be defined as the total time for which, it can also be defined as the total time for which the projectile stays in air, the total time for which the projectile stays in air. अगला पॉइंट, it is the sum of, it is the sum of, किस किस टाइम का सम होगा, it is the sum of time of ascent and time of descent, it is the sum of time of ascent and time of descent. ये लिख लीजिएगा, t इज इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन।
अच्छा, एक चीज और आपको लिखनी है, ये डेरिवेशन में काम आएगा। लिख लिया यहां तक? अब सुनना, हमने प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका, ठीक है, हम किसी बीच के पॉइंट में इसको एनालाइज करें। ये ग्राउंड है, यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, कुछ यू स्पीड से फेंका है थीटा एंगल पे, ये ऐसे आके गिरेगा, t बराबर 0, प्लीज बात मत करो, यहां सुनो, t बराबर 0 पे यहां था, t इज इक्वल टू टी पे यहां था, तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, क्या यही हमारा डिस्प्लेसमेंट था? इसी डिस्प्लेसमेंट को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा था, इसको हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, y में, और इसको हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, x में। अगर यही पॉइंट मेरा यहां पे घूम के आ जाए तो x वाला डिस्प्लेसमेंट क्या रेंज के बराबर हो जाएगा, और y वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जिसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, 0। हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट रेंज के बराबर होगा, बट पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ही शुरू किया था चलना और हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही आके गिरा है। तो x में तो वो मूव किया, पर क्या y में कुछ भी मूव किया नहीं। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम, या सीधे यही लिखो, इट इज द टाइम इन विच, टाइम ऑफ फ्लाइट में ही लिख रहे हो तो उसमें लिखना इट इज द टाइम इन विच the vertical displacement of the projectile, it is the time in which the vertical displacement of the projectile, ब्रैकेट में लिखना in y direction, it is the time in which the vertical displacement of the projectile, ब्रैकेट में in y direction, ब्रैकेट क्लोज, कितना होना चाहिए, is 0. It is the time in which the vertical displacement of the projectile is 0, ठीक है। अगला डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन, मैक्सिमम हाइट या ब्रैकेट में एच मैक्स। हाँ, चैप्टर 1 का रिजल्ट याद होगा तो 2 का याद रखने का लॉजिक मैं बता दूंगा आपको। मैक्सिमम हाइट किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था, ये देखो डायग्राम देख के बताओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट, इनके बीच का ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये एच मैक्स कौन सा डिस्टेंस है, वर्टिकल, लिखना फर्स्ट पॉइंट, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, it is the vertical distance, ब्रैकेट में in y direction, it is the vertical displacement, ब्रैकेट में in y direction, between the point of projection and the highest point, between the point of projection and the highest point। अच्छा, ये हाईएस्ट पॉइंट जाने में टाइम कितना लग रहा है हमको, टी एफ के बराबर लग रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं एच मैक्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है टी एफ टाइम में। लिखो अगला पॉइंट वो, it is the maximum vertical displacement, it is the maximum vertical displacement during its time of flight
इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। अगले पॉइंट में और करके कंटिन्यू भी कर सकते हो, और इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered in the time of ascent। फर्स्ट वाला डेफिनेशन क्या लिखे थे, जरा वो पढ़ो तो एक बार। इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां समझना, t बराबर 0 पे यहां है, t बराबर कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट पे यहां है, तो पूरे टाइम में उसने यही मोशन किया, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या बढ़ता जा रहा है, यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैपिटल T टाइम में ही क्या बोलेंगे हम, एच मैक्स है। या तो मैक्सिमम डिस्प्ले, अच्छा ध्यान देना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो कितने टाइम में, टी टाइम में, और अगर सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो किस टाइम में, टी अप टाइम में। या तो आप ऐसे बोलो कि एच मैक्स इज द वर्टिकल डिस्टेंस इन टाइम ऑफ एसेंट, या फिर इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना बात समझ पाए, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन, अच्छा एक पॉइंट ये भी लिख लो, एट एच मैक्स, इसी में एट एच मैक्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, 0। तो एट एच मैक्स ये लिखना है आपको, एट एच मैक्स वी वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और वी एक्स 0 नहीं होगा, ये भी लिख ही लो। एट एच मैक्स वी वाई इज इक्वल टू 0 और वी एक्स नॉट 0 होगा, वी एक्स में नॉट इक्वल टू 0 लगाना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे तो किस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा, सिर्फ वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नॉन 0 होगी। लास्ट डेफिनेशन है, नहीं आ रहा हूं उस पे, कंपोनेंट्स वाली क्लास में थे। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली नीचे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितने डिग्री पे होगा, 90 पे, तो ये g cos 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, इसलिए x में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। लास्ट डेफिनेशन जो लिखनी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R से डिनोट करेंगे। किन दो पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ कोलिजन। लिखना फर्स्ट पॉइंट, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the horizontal distance between the point of projection, it is the horizontal distance between the point of projection and the point of collision। सेकेंड पॉइंट लिखना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैसा डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कितने देर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो, टी अप का, टी डाउन का, या कैपिटल टी का, कैपिटल टी का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, it is the horizontal displacement covered in the time of flight, it is the horizontal displacement covered in time of flight।
अब ये डायग्राम्स बनाओ। अच्छा 1 मिनट और रुकी जाओ। यहां से मैं 1D और 2D दोनों रिलेट करूंगा। 1D 2D रिलेट करने से पहले जरा मुझे ये बताओ, हमने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जब फेंका है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो किस स्पीड से हमने फेंका है उसको? u स्पीड से। कितने एंगल पे फेंका है हमने उसको? थीटा एंगल पे। ये वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है। इसके क्या दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं? एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा। u का थीटा एंगल पे कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। तो अब इसको ऐसे समझोगे, हमने u को थीटा एंगल पे फेंका है, इसी का मतलब है हमने x डायरेक्शन में किस स्पीड से फेंका है? u cos थीटा। और हमने y डायरेक्शन में किस स्पीड से फेंका है? u sin थीटा। या तो ओरिजिनल वेक्टर ही रहेगा या फिर उसके कंपोनेंट्स ही रहेंगे। तो जब हम कह रहे कि हमने हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा से फेंका और वर्टिकल में u sin थीटा से फेंका, तो क्या हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं? तो हम ओरिजिनल u की बात नहीं करेंगे। इतना बात समझ पाए? अब इसमें अगर मैं बोलूं तो ये u cos थीटा को ही क्या मैं x डायरेक्शन की स्पीड बोल सकता हूं, और ये u cos थीटा को किस डायरेक्शन की स्पीड बोल सकते हैं? y डायरेक्शन की। साइन कन्वेंशन यही यूज कर रहे कि इस डायरेक्शन में x है और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? y। तो ये x डायरेक्शन की स्पीड को हमने क्या बोला? ux। और y डायरेक्शन की स्पीड को हमने क्या बोला? uy। इतना समझ पाए क्या? y डायरेक्शन में स्पीड कितना है? u sin थीटा। अब मैंने आपको 1D में क्या पढ़ाया था उससे रिलेट करना है आपको बस। इसका x वाला कंपोनेंट ux कितना था? u cos थीटा। और इसका y वाला कंपोनेंट कितना था? u का sin थीटा। अब ध्यान से समझना, हमने यहां पे आपको यह पढ़ाया था 1D में कि जब हमने इसको u स्पीड से फेंका है तो इसके ऊपर जाने का टाइम का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था? टी अप का फॉर्मूला क्या था? u बाई जी। टी डाउन का फॉर्मूला क्या था? u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u बाई जी। और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था? u स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूले याद हैं? अब ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल में यही फॉर्मूले कैसे आएंगे। हमने जब u स्पीड से फेंका था ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर कितने टाइम में पहुंच गया? u बाई जी। अब हम कितने स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं? u sin थीटा। तो जब u sin थीटा से ऊपर फेंकेंगे तो वो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा? अब u की जगह क्या हमने uy स्पीड से फेंका है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? uy बाई जी। uy की जगह पे क्या वैल्यू रखोगे? u sin थीटा बाय जी। ये होगा ऊपर जाने का टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला। आ रहा है समझ में? वहां पे u स्पीड से ऊपर फेंका है तो u बाई जी। यहां पे तुरंत कंपोनेंट मार लेना, x कंपोनेंट इधर, y कंपोनेंट इधर, जो भी y कंपोनेंट है दैट डिवाइडेड बाय g हो जाएगा टी अप। ठीक है। टी डाउन का फॉर्मूला वहां पे क्या था जब u स्पीड से फेंका था? तो u बाई जी। अब uy स्पीड से फेंकेंगे तो टी डाउन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? uy बाई जी। और uy का ही वैल्यू कितना है? u sin थीटा बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमने u स्पीड से फेंका था तो कितना था? 2u बाई जी। जब uy स्पीड से फेंकेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? क्या 2uy बाई जी हो जाएगा? समझ पा रहे हो कि नहीं कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूं? बोलोगे क्या अगले साल? आ रहा है समझ में? भूल जाओगे 2 क्लास में, उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं है। क्लास में समझा रहा हूं, क्या वो समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर uy की जगह पे क्या लिख देंगे हम? ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? u sin थीटा बाई जी। नीचे आने में u sin थीटा बाई जी। और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय जी।
एच मैक्स का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, क्या यू आई का स्क्वायर बाई 2g। जब ऊपर u स्पीड से फेंका था तो फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाई 2g। अब हम ऊपर किस स्पीड से फेंक रहे हैं, यू आई, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू आई का स्क्वायर बाई 2g। और यू आई का ही वैल्यू कितना है, u साइन थीटा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसी को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। एक फॉर्मूला और बचा है, इतना चीज लिख लो तो क्या स्नेहा थोड़ा तेज, फोर्थ वाला चैप्टर कौन सा, न्यूटन लॉ, कब है एग्जाम। अरे बाप रे, कितना तेज पढ़ा रहा है यार आपके स्कूल में। पागल कर देंगे आपके स्कूल वाले मेरे को। टीचर बदल लो, यही उपाय है मेरे पास।
स्नेहा कितने तारीख को एग्जाम बताया आपने? 11 से स्टार्ट है या 11 को ही फिजिक्स है? 13 को फिजिक्स है। और किसका न्यूटन्स लॉ आ रहा है? जुलाई में किस किस का और एग्जाम है जिनका न्यूटन्स लॉ भी आ रहा है? आपका आ रहा है? आप तो छोड़ दो कौशिक, कितने तारीख को आपका एग्जाम है? नहीं, डीपीएस में तो और पहले ही है शायद एग्जाम। यहां तक लिख लिए? अब दो चीजें ये समझो। अच्छा ये देख के बताओ, मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स और वाई में। ये ठीक वैसा ही मोशन है जैसे मैंने ऐसे किसी को कोई ऑब्जेक्ट ऐसा फेंक दिया कि कैच कर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से निकल के ऐसे जाके उधर गिरेगा, तो वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस मोशन में इस वाली डायरेक्शन को हमने एक्स बोला है, इस वाले को वाई बोला है। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे जब ऐसा फेंकेंगे? तो वाई में कि एक्स में कि किधर भी नहीं? ग्रेविटी तो लगेगा वाई में, आ रहा है समझ में? तो वाई वाली डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कहां होगा? नीचे होगा क्या? और एक्स वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पे एक्सीलरेशन भी कैसा होगा? जीरो। एक्सीलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी कैसा होता है? कांस्टेंट। तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा सिंपली बिकॉज x में एक्सीलरेशन कितना है? जीरो। पर y में ग्रेविटी है तो y में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, y में वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो ये दो चीजें जरा मार्क करना, फिर मैं आपको हॉरिजॉन्टल रेंज करवाता हूं। S इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होता है? S इज इक्वल टू, इधर बोलो, S इज इक्वल टू क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में यही इक्वेशन यूज करूंगा तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू एक्स इंटू टी प्लस। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है कितना? जीरो। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? जीरो। क्या सिर्फ यही बचेगा? यही एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ही हमने क्या बोल रखा है? रेंज। तो जब भी रेंज निकालोगे 2D में, आप सिंपली यूएक्स इंटू क्या कर दोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। यूएक्स का फॉर्मूला क्या था? यू कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है? 2u साइन थीटा बाय जी। तो सबको एक साथ लग जा रहा है क्या? ब्रेक में क्या कर रहा था ये लोग? वो तीनों फॉर्मूले लिखो।
कॉकरोच जनता पार्टी, इट्स अ बैड जोक। नेक्स्ट वीक किसी का एग्जाम है क्या? वेडनेसडे से? जिनका वेडनेसडे से है उनका सिलेबस कहाँ तक है? फर्स्ट दो मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, ये कैसे लिख दिया साइन 2 थीटा? ये वाला 2, ये वाला साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, ये एंगल तभी यूज करोगे जब डबल एंगल का वैल्यू पता हो। जैसे थीटा 30 दिया है तो यहां पे हमें साइन 60 निकालना पड़ेगा, तब यूज कर लोगे। पर थीटा का वैल्यू 3753 ऐसा दिया है, तो 2 थीटा के साइन का वैल्यू आपको नहीं पता होगा, तो उस केस में आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यही थे फॉर्मूले। डायग्राम वायग्राम बना लिया क्या सब? ये वाला डायग्राम हो गया था, ये वाला, ये भी हो गया था, फॉर्मूले भी लिख लिए हैं। अब क्वेश्चंस करो। साइन टू थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा फॉर कॉस थीटा, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ है वो। चले आगे। अच्छा, इसके नीचे ये लिख लो एक चीज, हमने थीटा को कहां से मेजर किया है? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल? ये लिख लो कि थीटा इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दे दे, तो ये एंगल देंगे तो आप 90 में से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल के फिर ये फॉर्मूले यूज करोगे। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन। अभी सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही है। इन दोनों क्वेश्चंस में यही 5 चीजें निकालो। थीटा का वैल्यू 37 ले लो, यू का वैल्यू 50।
कौशिक क्वेश्चन लिख लिए क्या? आंसर निकालो। क्यों? पास पास हो जाओगे? आप दोनों का बहुत संकट लगता है मेरे को। खाली बातें ऊंची ऊंची है। दोनों के आंसर्स आ गए। स्नेहा, पन्ना पलटो, फॉर्मूला यूज करो। ये u का वैल्यू है, इसको u ले लो, इसको थीटा ले लो, सब फॉर्मूले लिखे, बस वैल्यू रखो। तो अब 3753 का साइन कॉस नहीं याद होगा, है ना? पता है मुझे सब। कब सुधरोगे आप लोग? वो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बगल में, कितना पेज पलटोगे? ट्रायंगल बना लो 3 4 5 वाला। क्या चीज? हाँ, बाकी निकाल सकते हो। हाँ, G10 ले लेना है। जब तक वो खुद नहीं बोले 9.8 लेना, G10 ही लेके चलोगे। फोर्टी नाइन वगैरह दिया जो G का मल्टीपल है किसी भी फॉर्म में, तब 9.8 लोगे। वो डेटा बताएगा कैसा लेना है। 10 के मल्टीपल में स्पीड है तो जनरली 10 लेके चलोगे। 98 या 9.8 का मल्टीपल है तो G को 9.8 लेना है। क्या क्या आंसर आया प्रेरणा? फर्स्ट वाले में रेंज कितना आया है? कैलकुलेशन चेक करो, कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है, 2G तो नहीं किया आपने? 2G नहीं किया, फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ठीक है।
यही वैल्यूज रखे होंगे आपने, ठीक है। दूसरा मेथड सीखो इसको सॉल्व करने का। एक तो ये है फॉर्मूले में बिठा के आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। क्या क्या आंसर्स आए जरा ये बताओ। टी अप का वैल्यू 3 आया होगा, टी डाउन भी कितना आएगा 3, टाइम ऑफ फ्लाइट 6, एच मैक्स 90, 9 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन। 90 आ रहा है कि 45? 45 आना चाहिए। और रेंज कितना आया? यहां बताओ आंसर्स। सेकंड वाला हुआ क्या? ऊपर जाने में कितना टाइम, नीचे आने में भी 4, टाइम ऑफ फ्लाइट 8, मैक्सिमम हाइट 80 और रेंज ये तो हुआ फॉर्मूला से यूज। अब मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मूला को बाईपास करना। जो आपने 1D में सीखा है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। 1D वाले लॉजिक से बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर स्पीड अगर u है तो ऊपर कितने देर में पहुंचेंगे u/g में, नीचे कितनी देर में आएंगे u/g में, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g और h max कितना हो जाएगा u²/2g। अगर आपको बिना फॉर्मूले के करना है, सिर्फ 1D वाले फॉर्मूले को यूज करके, तो आपको बस कंपोनेंट करने आने चाहिए। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका 50 का कौन सा, cos 37 या sin 37? एंगल वाली साइड cos 37 आएगा। cos 37 का वैल्यू कितना होता है, क्या 4/5 होता है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ये 40 है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाना चाहिए 30, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं 50 sin 37 और ये कितना आ जाएगा 30। अब ध्यान से समझना, x में क्या स्पीड है उसको भूल जाओ, ठीक है। द मोमेंट हमने कंपोनेंट कर लिया, अब हमें इस 50 से नहीं मतलब है, हमें इस 50 cos 37 से भी नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब 50 sin 37 से, जिसका वैल्यू कितना है 30। अब अगर मैंने 30 से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा 30/10 कितना हो जाएगा वो 3। ऊपर 3 सेकेंड में गया है तो नीचे आएगा भी कितने में 3। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 6। और एच मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वर्टिकल में स्पीड कितना है 30, तो क्या u²/2g पढ़ाया है आप लोग को, तो ये कितना हो जाता है इसका स्क्वायर 900 बाई ये 20 हो जाता, और ये वैल्यू कितना आता कटने के बाद 45। आया समझ में। और रेंज के लिए आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, रेंज के लिए सिंपली आप कर दोगे ux इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड वो x डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है 40 से, तो ux का वैल्यू ही हमारे पास 40 है और हवा में कितनी देर है वो 6 सेकेंड, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 240।
ये बिना फॉर्मूला वाला मेथड है जिसमें आपने सिंपली कंपोनेंट कर लिया। आ रहा है समझ में? सेकंड में कंपोनेंट्स बताओ। अब जैसे ये एंगल 53 हो गया, 53 के सामने कौन सी साइड होती है, 4 या 3? 4 होता है, तो ये 50 है तो ये हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 30। अब इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। 40 से ऊपर फेंका है तो ऊपर कितनी देर में पहुंच जाएगा, u बाई जी 40/10, 4 सेकंड में। नीचे भी कितनी देर में आएगा, 4 सेकंड में। हवा में कितनी देर रहेगा 8 सेकंड। ये एच मैक्स के लिए हम क्या कर देंगे, u²/2g, तो ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर बाय 2g का मतलब 20, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600/20 और ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है। और रेंज के लिए हम सिंपली फॉर्मूला बाईपास करने के लिए क्या दो चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे, ux और t। x में स्पीड का कंपोनेंट कितना है 30 और कितनी देर हवा में रह रहा है वो 8 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 240। इतना बात समझ पाए? दोनों क्वेश्चंस में कौन सा आंसर सेम आया है, रेंज। दोनों एंगल्स कैसे हैं 37 और 53, कॉम्प्लीमेंट्री। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना, आगे अभी प्रूव भी करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज कैसा होता है, सेम होता है। तो जो रेंज स्पीड सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 37 53 पे किसी भी स्पीड से फेंकोगे तो सेम रेंज होगा, वो नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में? अगर मैंने 10 से 37 पे फेंका, जितना दूर जाके गिरेगा 10 से और कितने डिग्री पे सेम जाके गिरेगा वो 53 पे। आ रहा है समझ में? सपोज मैंने 20 से ऑब्जेक्ट को फेंका, 30 डिग्री पे जो रेंज आएगा वो और कितने डिग्री पे आएगा 60 पे। जो रेंज 20 पे आएगा वो और कितने पे आएगा 80। 100 होता है क्या 70। तो आपको बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या सेम हो जाता है, रेंज। इतना क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देता हूं। अब इसमें जो मन करे वो मेथड से यूज सॉल्व करना। क्या क्या आया आंसर्स? कंपोनेंट्स लेके कर लो, जल्दी हो जाएगा। मर्जी आपका है, जिससे करो उससे ही करो।
फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो 50√2 को u का वैल्यू लेना, थीटा को 45 लेना। इस बार रेंज के लिए क्या u² sin 2 थीटा यूज कर सकते हैं? वन किसी का आंसर नहीं है। x में स्पीड भी आएगा 50, y में स्पीड भी आएगा 50 अगर आप कंपोनेंट कर लोगे तो। 45 डिग्री पे दोनों कंपोनेंट्स इक्वल होता है, रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। इस पे बात हुई थी पहले। आंसर तो तब भी वही आना चाहिए। टी अब कितना आया? वैल्यू गलत किया होगा फिर। 1 कैसे आएगा? 5 आना चाहिए। क्या फॉर्मूला यूज किया, जरा फॉर्मूला बताओ। साइन 45 कितना होता है? तो वो 1/√2 और √2 कटेगा नहीं क्या? तो नीचे का 10 नहीं लोगे क्या? क्या करूं मैं आप लोगों को? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रुको जरा। चलो ये बताओ, हमारे काम का ये स्पीड है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को 50 से ऊपर फेंका तो कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा? 50/10 u/g क्या आएगा वहां से आंसर? 5 में ऊपर गया तो नीचे भी कितने में आएगा? 5। हवा में कितनी देर रहेगा? 10। और एच मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या कर देंगे? u²/2g। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाई 2g का वैल्यू 20। ये कितना आ जाएगा? 125। और रेंज के लिए क्या 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 दो चीजें मल्टीप्लाई करने बोला? ux और t। ux का वैल्यू 50 है, हवा में कितनी देर रह रहा है वो 10, तो ये कितना आ जाएगा? 500 मीटर। समझ आया? यहां सुनो, लाइन से बॉक्सेस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, जितना तक इमेजिन कर सकते उतने तक, ठीक है। लाइन से बॉक्सेस लगे हुए हैं, सबका नंबरिंग किया हुआ है। हर बॉक्स का साइज कितना है? 8 मीटर है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट बॉक्स के कॉर्नर से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है 37 डिग्री पे विद स्पीड ऑफ 25। तो ये ऐसे जाके गिरेगा आगे, तो पूछा है किस बॉक्स नंबर में जाके गिरेगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है? लाइन से बॉक्सेस लगे हैं, हर एक बॉक्स का विड्थ 8 मीटर है। पूछा है किस नंबर के बॉक्स में जाके गिरेगा। आ रहा है समझ में? रेंज निकालोगे या एच मैक्स निकालोगे? रेंज निकालो और फिर थोड़ा यूनिटरी मेथड यूज करो, देखो किस डब्बे में गिरेगा। एक नंबर क्या बात कर रहे हो? 8।
इस बार रेंज फॉर्मूला से ही निकाल लेना, जल्दी आ जाएगा। रेंज निकालो और ये देखो कि वो किस डब्बे की लंबाई से कोइंसाइड करेगा। रेंज आया कितना? 60/8। रेंज का फॉर्मूला क्या यूज किया? यू स्क्वायर साइन टू थीटा मत करो, टू साइन थीटा कॉस थीटा यूज करो। तो 25 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37 डिवाइडेड बाय जी। और ये वैल्यू कितना आ रहा है? 60/8। डेसिमल में कितना आ रहा है ये? एक मिनट, मेरे पास आंसर गलत है क्या फिर? रेंज 60 आया होगा, रेंज का वैल्यू 60 आया होगा, राइट। अब रेंज 60 आया तो ऐसे समझना, यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे, यहां से यहां पे हमने माना x का वैल्यू 0 है। ये पहला बॉक्स पार करेंगे तो कितना डिस्टेंस चल लेंगे? 8। दूसरा पार करेंगे तो 16। ये 60 है जब, तो 60 के लिए हमारे पास कैसा नंबरिंग रहा होगा? 60 के आसपास 8 का मल्टीपल कौन सा है? एक 56 है, फिर क्या है? 64 है। 1 वाले पे 8 खत्म हुआ है, 2 वाले पे 8 खत्म हुआ है, 3 वाले पे 6, 8 3 24 हुआ है। 56 कितने नंबर वाले बॉक्स पे आए होंगे हम? 7 पे। ये वाला कौन सा नंबर का बॉक्स होगा? 8। हमारा रेंज 56 से बड़ा है, 64 से छोटा है, और रेंज बीइंग 60, क्या कहीं यहां पे बीच में आके गिरेगा वो? तो ये आके गिरेगा तो ये 7वां बॉक्स पार कर चुका होगा, 9वें बॉक्स में अभी जाएगा नहीं, तो ये किस बॉक्स में आके गिरेगा? आप रेंज को किसी एक बॉक्स की थिकनेस से डिवाइड कर दो, ठीक है। यूनिटरी मेथड यूज करो। एक बॉक्स का लंबाई 8 है, कितना बॉक्स आगे जाके गिरेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू एन। तो 7 बॉक्स हमने पूरा पूरा पार कर लिया है, 7वें का अगला जो बॉक्स है उसको भी आधा कवर किया है, और 8वें में जाके हमारा बॉल गिर जाएगा। अगर ये वैल्यू 5.1 आया होता फिर किस बॉक्स में गिरता? अगर ये वैल्यू 5.1 आता तो किस बॉक्स में जाके गिरता? 6वें में। 5 पूरा कंप्लीट कर चुका होता, 6वें में आके गिरता। अगर ये वैल्यू 9.9 आता तो 10वें में गिरता। आ रहा है समझ में? ऊपर वाला इंटीजर आंसर होगा आपका, ठीक है।
ठीक है, आगे सुनो। हो गया ना यहां तक? वो सब लिख लिया? आगे सुनो। रेंज का फॉर्मूला क्या था? ये सब नोट में भी डाल सकते हो। फटाफट रेंज का फॉर्मूला बताओ पीछे से देख के। आर इज इक्वल टू क्या था? यू स्क्वायर। एक फॉर्मूला क्या था? साइन टू थीटा बाय जी। क्या यहां, अच्छा यहां पे ये बताओ, एट थीटा रेंज को हमने बोला है कि ये आर थीटा है, और ये आर थीटा का ही वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। एट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर मैं देखना चाहता हूं तो रेंज को ही अब मैं बोलूंगा दिस इज रेंज एट 90 माइनस थीटा। यहां पे ध्यान देना, थीटा की जगह पे जब 90 माइनस थीटा रखेंगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अरे बाप रे, लिखते जाओ चलो। लिखो ये सब। अरे वो ऐड पढ़ना है उसको, ऐड। एएसटीसी वाला रूल जब पढ़ाया था बेसिक मैथ्स में तो साइन 180 माइनस थीटा को हमने क्या लिखा था? प्लस साइन थीटा। तो 180 माइनस थीटा अगर साइन थीटा है तो 180 माइनस
टू थीटा कितना हो जाएगा साइन का, साइन टू थीटा, वहां से हमने वो सब्सटीट्यूशन किया यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो जो रेंज का वैल्यू थीटा एंगल पे है वही 90 माइनस थीटा पे होगा, और यहीं से हम कहते हैं कि रेंज इज इक्वल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्कूल एग्जाम में हो सकता है वो बोले कि प्रूव दैट रेंज इज सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यही कहानी लिख के आना है, 2-3 मार्क्स मिलेंगे। जो एक्सपेरिमेंट करवा रहे वही पूछेंगे। हो गया लिख के? अरे किधर भी रिजल्ट थोड़ी होएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो सप्लीमेंट्री में भी होएगा, ऐसा थोड़ी है। कॉम्प्लीमेंट्री में रिजल्ट है वो अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, सेकेंड पॉइंट देखो नोट में। लिखो इतनी चीजें। लिख लिया?
क्या सीबीएसई का कौन सा सर्टिफिकेट? मेरिट? आइडिया नहीं है डूड मेरे को। यहाँ तक लिखे? अरे स्नेहा रख दो फोन। इसमें सुनो, इसमें क्या बात याद रखनी है? प्लीज चुप हो जाओ, कितना बात कर रहे हो? डांट वाट दूंगा, कुछ बोल दूंगा, बुरा लग जाएगा ज्यादा। डांटता नहीं हूं मैं, कभी बोल दूंगा तो ज्यादा ही बोलूंगा। तो प्लीज पुश मत करो, थोड़ा सा पढ़ने आओ, पढ़ के जाओ ना। 5 मिनट और है, शांति से सुनो। रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू प्रोजेक्शन का स्पीड है, वो एक नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। जी को हमने एजम्पशन में ही कांस्टेंट बोला है। थीटा चेंज करते जाएंगे तो क्या रेंज चेंज होता जाएगा। आपसे थीटा का वो वैल्यू पूछेंगे जिस पे रेंज मैक्सिमम हो। तो थीटा चेंज करने से यदि रेंज चेंज होगा तो रेंज को हम फंक्शन ऑफ थीटा लिखेंगे। अब डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट से रेंज मैक्सिमम होना है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होना चाहिए? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने के लिए dr बाई डी थीटा को 0 कर देंगे। यू स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट है, उसको पहले ही बाहर ले लोगे। साइन थीटा होता तो हम कॉस थीटा लिखते, पर साइन 2 थीटा है तो हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा। साइन मैंगो का चेन रूल क्या पढ़ाया था? कॉस मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। तो साइन 2 थीटा में ये जो 2 थीटा है इसी को हमने क्या बोला है? मैंगो। तो साइन मैंगो का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस मैंगो। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, मतलब इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करते हैं हम? 2 थीटा। वहां से हमें क्या मिल जाएगा? चेन रूल लगाने से 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब लेफ्ट में अगर 0 है तो u g 2 सबको उधर भेज के कितना लिख सकते हैं? 0। तो सिर्फ क्या 0 के बराबर बचेगा? cos 2 थीटा का वैल्यू 0। कोसाइन कितने एंगल पे 0 देता है? 90 पे। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे cos का है 2 थीटा, ये कितना होना चाहिए? 90 के बराबर। यहां से थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 45 के बराबर। कहने का मतलब कि किसी भी एंगल पे फेंक दोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं जाएगा, सिर्फ एक एंगल पे फेंकने पे मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा, और वह एंगल कितना है? 45। तो रेंज कितने एंगल पे मैक्सिमम होगा? 45 डिग्री पे। अब रेंज अगर 45 पे मैक्सिमम है तो थीटा का वैल्यू यहां पे 45 रखते ही मुझे मैक्सिमम रेंज का वैल्यू भी मिल जाएगा। थीटा को अगर मैं 45 रखता हूं तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला सिर्फ क्या बचेगा? यू स्क्वायर बाय जी। तो जब भी आप 45 पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करोगे? यू स्क्वायर बाय जी। आया समझ में? यू प्रोजेक्शन स्पीड है। वो ये भी पूछेंगे कि जब हमने 45 पे फेंका है तो जाएगा तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ही। हमने इस वाले डिस्टेंस को बोला है कि ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस जो रेंज है ये कितना है? यू स्क्वायर बाय जी है। आपसे पूछेंगे जब हमने 45 पे फेंका है तो ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा? तो ये एच मैक्स निकालने के लिए भी हम थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे? 45। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थीटा का वैल्यू कितना रखना है? 45। साइन 45 कितना आएगा? 1/√2। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। नीचे ऑलरेडी एक 2 है, इसकी जगह पे 1/2 करेंगे तो वो नीचे कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाय 4g। इसमें से यू स्क्वायर बाय जी किसका वैल्यू लिखा जा सकता है? आर मैक्स का। तो नीचे वाले 4 को अलग करके हम 45 डिग्री पे जो हाइट चढ़ेंगे वो मैक्सिमम रेंज का कितना हो जाएगा? 1/4। आया बात समझ में? एक डायग्राम इसके पीछे आपको और बनाना है। यहां पे ये डायग्राम सम अप कर देगा इसको। हम फेंक रहे हैं 45 पे। हाँ, सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाएगा।
हाँ 90 पे मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। यहां सुनो, डायग्राम को कैसे याद रखोगे? 45 ये तो नहीं होगा। हमने यू स्पीड से फेंका है स्ट्रिक्टली कितने एंगल पे? 45। 45 पे रेंज मैक्सिमम होगा और इसका फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय जी। और ये जो मैक्सिमम हाइट था ये इस रेंज का कितना था? 1/4 की 4 टाइम्स? 4 टाइम्स होगा। और यहां से आप फॉर्मूला भी याद रखोगे कि एच मैक्स हो जाएगा आर मैक्स बाय 4, या फिर हम आर मैक्स को लिख सकते हैं 4 इंटू एच मैक्स। अब ये क्या किसी भी एंगल पे लिख सकते हो क्या ये रिलेशन? ये सिर्फ एक ही एंगल पे वैलिड है। कितने एंगल पे? एट थीटा इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। ये डायग्राम बनाओ। ये तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। जब y x का फंक्शन है तो y मैक्सिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना करते हो? 0। यहाँ पे r थीटा का फंक्शन है तो dr बाई डी थीटा कितना होना चाहिए? 0। बेसिक मैथ्स पढ़ के रखो वरना बहुत डूबेगा आगे सब। वो बेसिक मैथ्स बोलने को है, इट्स नॉट दैट बेसिक। बार बार यूज होगा वो। लिख लिए भाई? स्नेहा हो गया? अभी घर जाने का तो फटाफट लिखेंगे सब लोग, है ना? वैसे एकदम मर मर के लिखोगे, जान ही नहीं है। सारा एनर्जी तो बात करने में चला जा रहा है। लिखने के लिए बचेगा किधर? ये 4 लोग में किसी का भी पत्ता कभी भी कट हो जाएगा। थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे। हॉलीडे इन, वेकेशन, फुल टाइम। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं इससे रिलेटेड कि एक पत्थर को मैक्सिमम हमने सपोज 100 मीटर फेंक पाए, तो मैक्सिमम अगर 100 मीटर हॉरिजॉन्टली फेंक पाए हैं तो वो पूछेंगे कि जब हमने इसको फेंका होगा तो वो मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया होगा। क्या आंसर करोगे? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? कि मैंने इस पेन को सपोज यहां से ऐसे फेंका, कैच करना इसको, तो मैंने इसको फेंका और मैंने बोला कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 100 मीटर है। तो जब ये ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ में गया तो ये मैक्सिमम हाइट कितना चढ़ेगा? क्या 25 चढ़ेगा? क्योंकि जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है तो मैंने फेंका भी कितने एंगल पे होगा? 45 पे। 45 पे हॉरिजॉन्टली जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वर्टिकल में उसका कितना कर रहे हो? 1/4 कर रहे हो। तो अगर ये डिस्टेंस 100 है तो ये वाला डिस्टेंस फिर कितना हो जाता? 100/4 या फिर 25। आया समझ में? कीवर्ड से पहचानोगे। ये बन गया ना? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां पे भी जो h है, क्या इसको बोल सकते हैं ये किसका फंक्शन है? चलो ये बताओ, एच मैक्स को मैक्सिमम होने के लिए अब क्या कंडीशन होगा? डी एच मैक्स बाय डी थीटा कितना होना चाहिए? 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे 0। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है? कौशिक चुप हो जाओ। यू स्क्वायर बाई 2g। साइन स्क्वायर थीटा में हम लोग क्या करेंगे? 2।
मैंगो की पावर n यूज करना है तो n इंटू मैंगो की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, ठीक है, वो चेन रूल लगाया है। यहां से इसको सुन लो जरा। एच मैक्स का फॉर्मूला ये है, सेम लॉजिक की थीटा चेंज करेंगे तो एच मैक्स बदलेगा। एच मैक्स का ही वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डी एच बाई डी थीटा कितना होना चाहिए, 0। अब वो साइन स्क्वायर थीटा को हमने मैंगो का स्क्वायर लिया है, तो 2 इंटू मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो, तो 2 साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। यहां से ध्यान देना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं घुमा के, साइन 2 थीटा। यहां से साइन 2 थीटा 0 होना चाहिए, तो 2 थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर कितना होगा, 180। थीटा 0 होने का मतलब आपने ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, नहीं। तो हमें एक ही एंगल बचता है पॉसिबल, कितना, 180 वाला। तो 2 थीटा का वैल्यू यदि 180 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। आप एंगल कहां से मेजर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री मेजर करोगे तो आपने बेसिकली ऑब्जेक्ट को कहां फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर। तो जब मैक्सिमम हाइट आपको रीच करना है तो आप कितने डिग्री पे फेंक दोगे, 90 पे। 90 पे जब आप फेंकोगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 यूज करोगे, तो साइन 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और एच मैक्स का फॉर्मूला अब कितना आएगा वर्टिकल प्रोजेक्शन में, ये क्या हमने 1D में भी पढ़ा था कि यू स्पीड से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो वो कितना ऊपर चढ़ेगा, यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर। इसी में ये जो यू स्क्वायर बाय जी है, ये क्या आर मैक्स का वैल्यू था। तो यहीं से हम रिलेट करते कि थीटा इज इक्वल टू 90 पे जो एच मैक्स आएगा वो आर मैक्स का हाफ होगा, और ये आर मैक्स का वैल्यू कितने डिग्री वाला होगा, 45 वाला। आ रहा है समझ में। इसका क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, बस मैं पूछ के छोड़ दे रहा हूं क्लास, कि मैंने जब प्रोजेक्टाइल पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो मैक्सिमम सपोज 100 मीटर जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल पाथ में जब मैंने मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका तो वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा रहा है, 100। तो ये 45 पे ही फेंका होगा। तो पूछ रहा है कि सेम स्पीड से अगर मैं वर्टिकली फेंकूं तो वो कितना ऊपर जाएगा, 50 जाएगा वो। आ रहा है समझ में, लिख लिए हो यहां तक। एक डायग्राम बनाना इसका छोटा सा, यहीं पे बना दूं। अरे फिर चलो ठीक है, जाओ, खाली अपना ही बात मनवाना है, मेरा नहीं सुनना है।